नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए दुखम सुखम का 13वां भाग। लेखिका ममता कालिया। मजे की बात यह है कि पड़ोस में वाकई एक लड़की मनीषा की सहेली थी जिसका नाम था सरोजनी नायडू। शाम के वक्त वे कई दूसरी लड़कियों के साथ साथ बंद गार्डन तक घूमने निकलती, उससे लगे पार्क में प्रदर्शनी देखती और प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने खरीदती घर आती। मनीषा को यह नहीं पता था कि सरोजनी नायडू कोई विशिष्ट नाम है। उसने सरोजनी से पूछा। सरोजनी उससे एक क्लास नीचे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसने कहा, पता नहीं, अन्ना कहते हैं बहुत फेमस पोएट है। पोएट नहीं, पोएट्स। मनीषा ने कहा। जैसे एक लगन लग गई। सरोजनी नायडू कौन है? उसने पापा जैसा उसके जैसा बनाना चाहते हैं और वह विजय लक्ष्मी पंडित को भी जानना चाहती थी। पापा की बातों से मनीषा के अंदर रोज जिज्ञासाएं जन्म लेने लगी। दोपहर में जब वह स्कूल से लौटती तो माँ रेडियो सुनते सुनते ऊँघ चुकी होती, दीदी किसी नाटक की रिहर्सल में व्यस्त होती, पापा ऑफिस में होते और मनीषा बुक रैक में लगी किताबें खकोरती। हर किताब जहां से निकालो वापस वहीं लगाओ, यह उसके घर का कानून था। बुक रैक में बहुत सी जीवनियां और आत्मकथाओं के मोटे ग्रंथों की कतार थी। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मनीषा को जैसे उन्माद चढ़ जाता। वह किताब निकालती, पृष्ठ उलटती और कहीं कहीं पढ़ती। कुछ समझ आता, ज्यादा अनसमझा रह जाता, लेकिन नशा कम ना होता। 1-2 घंटे किताबों के बीच बिताकर वह फिर बच्ची बन जाती। हर किसी से लड़ती भिड़ती, जबान लड़ाती मनीषा, जिसकी शिकायत माँ तक आती रहती। अरे आपकी छोटी लड़की ने यह किया, आपकी छोटी लड़की ने वह किया। माँ सिर पीट कर झिकती। क्या बताऊं, कहाँ से जन्मी थी है औलाद। घर में किताबों के रैक खकोरने पर ही मनीषा को पता चला था कि सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित कौन थीं। उसने अपनी सहेली सरोजनी को बताया, तुम्हारा नाम तो बहुत पहले से फेमस है, पता है। सरोजनी नायडू ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला भी कहा जाता है। लगता है तुम भी कविता करने लगोगी। सरोजनी ने हंसकर कहा, नाम भले ही मेरा हो पर कवि तो तुम ही बनोगी। तुम्हारे पापा का नाम भी तो कवि मोहन है। मनीषा को बड़ा गर्व हुआ। मेरे पापा की पूछो मत, इतनी अच्छी कविता लिखते हैं कि मुझे तो कहीं याद है, सुनाऊं। सरोजनी के अंदर जरा भी काव्य प्रेम था नहीं। उसने हाथ जोड़ दिए। बस बस यार, बोर मत कर। बंद रोड पर चलना है तो बताओ। मनीषा ने कहा, मुझे दीदी को लेने जा रहा है, उससे रिहर्सल में आने में देर हो जाती है। तुम क्या उसकी सिपाही हो? और क्या। मेरी कोहनी की निकुली हड्डी देख, एक बार किसी को मार दूं तो वहीं उसकी पसली चकनाचूर हो जाए। वाकई मनीषा नृत्य भारती तक पैदल जाकर अपनी दीदी प्रतिभा को साथ लेकर बब्बर शेर की तरह लौटती। प्रतिभा थी भी बहुत सुंदर, ऊपर से शौक और शरारती। पढ़ाई में भी वह यथा नाम तथा गुण थी। इसी वजह से लड़कियां उससे ईर्ष्या करती थीं और लड़के अभिलाषा। उसकी एक नज़र के लिए वे नृत्य भारती के फाटक पर घंटों भीड़ लगाए रहते। नाटकों में प्रमुख भूमिका निभाने से प्रतिभा के अंदर अपने आप नायिका भाव पैदा हो गया। छोटे मोटे फैन पर तो वह नजर भी न डालती। हार की जीत नाटक में जब उसने नयनतारा की भूमिका अदा की, शहर के पेशेवर अभिनेत्रियों को बहुत अखरा। उनका ख्याल था कि नयनतारा की बहुआयामी भूमिका, जिसमें अभिनय, भाव, नृत्य और कंठ सखी तीनों कलाएं अनिवार्य हैं, यह 17-18 साल की अल्लड़ अनुभवहीन लड़की क्या निभाएगी। उन्होंने सोलंकी सर को समझाया, गुरुजी आपकी प्रतिष्ठा को कलंक लग जाएगा। कच्चे हाथों में पक्का चरित्र हास्यास्पद ना हो जाए। निर्देशक सोलंकी सर प्रतिभा को वाडिया कॉलेज के स्टेज पर बंदर का पंजा नाटक में 70 साल की बूढ़ी स्त्री का अभिनय करते देख चुके थे। आश्वस्त थे। उन्होंने नयनतारा की भूमिका प्रतिभा को ही दी। सिर्फ 45 दिन के पूर्व अभ्यास से हार की जीत तैयार हो गया। बाल गंधर्व रंग मंदिर में इसके प्रीमियर शो में दर्शकों से हॉल पूरा भर गया। मम्मी पापा के साथ मनीषा भी शो देखने गई। उसे एक तरह से समस्त स्क्रिप्ट याद थी, क्योंकि दीदी को संवाद रटाने का काम वही करवाती थी। खास बात तो यह थी कि लोगों ने टिकट खरीदकर नाटक देखा। समूचा नाटक नयनतारा की भूमिका पर टिका था। प्रतिभा ने सचमुच बेहतरीन अदाकारी की। उसका सौंदर्य, संवेदनशील अभिनय, कंठ का माधुर्य और चपल नृत्य देखकर दर्शक विभोर हो गए। कर्टन कॉल में सर्वाधिक तालियां उसके हिस्से आई। पापा बोले, आज मुझे लग रहा है कि मेरा कद कई फुट ऊंचा हो गया। रेडियो से जुड़े कई कलाकार भी नाटक देखने आए हुए थे। उन्होंने कवि मोहन से कहा, आपके घर में ही इतनी बेजोड़ कलाकार है,
आप इन्हें रेडियो पर क्यों नहीं लाते? कवि मोहन ने सगर्व समझाया। बात यह है कि जो फिल्म और मंच पर असफल हो जाते हैं वही कलाकार रेडियो में जाते हैं। दूसरे, जब तक मैं यहाँ काम करता हूँ अपने परिवार के लोगों को कैसे रेडियो में आने की अनुमति दे सकता हूँ? कवि मोहन के अड़ियल कड़ियल स्वभाव से तो सब ऑलरेडी परिचित थे। शो के बाद अखबार वालों की भी भीड़ लग गई। रंगमंच कर्म में आई नई कलाकार से सभी बात करना चाहते थे। कवि और इंदु मनीषा को समझाकर घर चले गए और जब प्रतिभा खाली हो जाए तो दोनों घर आ जाना। बहन थकी हो तो रिक्शा कर लेना, पैसे घर पर दे देंगे। खाली हॉल में एक कुर्सी पर बैठी रही मनीषा। सोलंकी सर रिपोर्टरों को बताते रहे कि उनकी नायिका कितनी प्रतिभावान है। प्रतिभा के चित्र खींचे जाते रहे। उसने सभी सवालों के बड़े स्मार्ट जवाब दिए। मनीषा देख देख खुश होती रही, किंतु एक बात उसकी समझ में नहीं आई। सोलंकी सर बार बार दीदी का कंधा या बाह छू रहे थे और दीदी ने उनका हाथ एक बार भी नहीं झटका, जबकि घर में कोई अगर दीदी से ज्यादा लिपटे चिपटे तो दीदी तुरंत धमका देती है, दूर बैठो मुझे घिन लगती है। एक बार मम्मी ने बिगड़कर पूछा था, तुझे मेरे से घिन लगती है? दीदी ने बात बदली, मेरा मतलब था गर्मी लगती है। यहाँ हार की जीत का हीरो शिरीष मजूमदार का एक तरफ उपेक्षित खड़ा था। उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। नाटक में 10-12 पात्र थे, लेकिन चर्चा केवल प्रतिभा की ही हो रही थी। घर आने पर प्रतिभा ने जल्दी से कपड़े बदले, मुंह धोया और बिस्तर पर सो गई। सारा घर उसकी संभाल में लग गया। माँ उसके बिखरे कपड़े समेटने लगी। पापा ने रेडियो पर से मनीषा के छोटे छोटे इनाम उठाकर ताक पर रख दिए। नाटक के प्रीमियर पर मेयर द्वारा प्रतिभा को दी गई चमचमाती शील्ड रेडियो के ऊपर रखी गई। मनीषा 2 बार दीदी के कमरे में आई पर बात नहीं हो पाई। प्रतिभा आंखें बंद करके लेटी हुई थी। पापा मम्मी धीरे से उसके कमरे में आए, उसे सगर्व दृष्टि से देखते रहे। मम्मी ने आहिस्ता से उसे चादर उड़ा दी। पापा ने कमरे की बिजली बंद करते हुए मम्मी से कहा, बेबी बहुत थक जाती है, इसे रोज एक सेब खिलाया करो। अगले 2 दिन तक मनीषा दीदी के प्रीमियम सफलता से जुड़े प्रसंगों में लगी रही। पापा ने हलवाई से 10 किलो लड्डू बनवाकर पड़ोस में बंटवाए। हर घर में मनीषा ही देने गई। 4 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर। घंटी दबाई, दरवाजा खुला, नमस्ते आंटी, हमारी दीदी का नाटक इस बार भी सुपरहिट हुआ है। उसकी खुशी में मम्मी ने यह लड्डू भेजे हैं, नमस्ते। प्रतिभा कहाँ खाली बैठती है। रोज 6 से 8 तक 20 शो हार की जीत के हुए। बस सिल्वर जुबली मनाने में जरा सी कसर रह गई। ठीक उसके बाद कथक समारोह की प्रैक्टिस शुरू हो गई। यह उसकी गुरुजी रोहिणी भाटी का ही आयोजन था, अतः इसमें तो पूरी जान लगा देनी ही थी उसे। उसके ही साथ बेजू, सुनैना और द्रक्षा ने भी मेहनत की। हालत यह हो गई कि शिष्याएं नाचते नाचते चक्कर खाकर गिर पड़ी। पिंडलियों की खाल घुंघरूओं की रगड़ खाते खाते छिल गई, मगर लड़कियां घाव पर टेप लगाकर फिर उठ खड़ी होती। गुरुजी का शो A1 होना चाहिए, चाहे जान क्यों ना निकल जाए। यह मनीषा का ही बूता था कि वह कभी जूस लेकर तो कभी दूध लेकर नृत्य भारती संस्थान तक दौड़ती कि दीदी भूखी न रहे। नाचते नाचते उसके शरीर में तरलता की कमी ना हो जाए। प्रतिभा थी भी लगन की पक्की। प्रैक्टिस के समय उसे नृत्य के सिवा और कुछ नहीं दिखता। बहन को देखते ही गुड़कती, अरे यहाँ क्या करने आई हो, देखती नहीं प्रैक्टिस चल रही है। मनीषा, मम्मी ने दूध भेजा है, पी लो तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। प्रतिभा थर्मस में से आधा दूध या जूस पीती और आधा निसार खान नाम के अपने तबला वादक को पिला देती। कहती, ये मुझसे ज्यादा थक जाते, इन्हीं की ताल पर तो मैं नाचती हूँ। वापसी में दोनों बहनें साथ होती। कवि परिवार की आचार संहिता थी, बच्चों को पैदल चलना चाहिए। हाँ, किसी के पैर में मोच आ जाए या पेट में बर्दाश्त बाहर दर्द हो जाए तब रिक्शा कर लिया जाए। इसी उसूल के तहत दोनों बहनें शाम को पैदल घर चली जा रही थी कि एक लंबी कार उनके पास आकर रुक गई। एक निहायत ही रूपवान व्यक्ति कार में से उतरा और बड़े शालीनता से प्रतिभा से मुखातिब हुआ। उसने कहा, मिस अग्रवाल, मैं आपको घर पहुंचा दूं, मेरी खुशकिस्मती होगी। प्रतिभा ने उड़ती नजर से देखा, देखिए मैं आपको जानती नहीं, आप कौन है, ऐसे मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? प्रिंस सांगली को यह बात इतनी बुरी लगी कि वह चुपचाप वहां से हट गया। वह उस दिन के बाद से कॉलेज नहीं किया। उसने न सिर्फ वाडिया कॉलेज बल्कि पुणे भी छोड़ दिया। प्रतिभा को कोई कष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, जिसे मैं जानती नहीं उसके कार में कैसे बैठ जाती। लिफ्ट लेने वाले की मर्जी भी तो बराबर की हकदार होती है। पापा अपनी बेटी के मौलिक विचारों के कायल हुए। शाबाश बेबी बेटे, तूने मेरी छाती आज चौड़ी कर दी। मैं देख सकता हूं कि तुझे कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा। माँ ने गर्व से कहा, मेरी बेटी गलत रास्ते चल ही नहीं सकती। देख लो, तुम 10 साल बाहर रहे, मैंने 1 मिनट भी अपना मन मैला नहीं किया। सावन भादो सब जोगन की तरह बिता दिए। प्रतिभा ने माता पिता की शेखी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी चेतना में अगली नृत्य नाटिका और नाटक के संवाद
गूंज रहे थे। साथ ही साथ उसे अपने तबला कलाकार निसार का वादन सुनाई दे रहा था। एक बार बम्बई चलकर देखें आप, मैं आपको मॉडलिंग की दुनिया में मलिका बनाकर दिखाऊंगा। फिर आ गया वाडिया कॉलेज का वार्षिक उत्सव। हर तरफ चहल पहल और तैयारियां। यह एक दिन का नहीं बल्कि 4 दिनों तक चलने वाला आयोजन था, जिसमें खेल कूद, डिबेट, नृत्य, गायन प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे। विद्यार्थियों में खूब जोश रहता और देर शाम तक रिहर्सल रहती। बैजू, सुनैना, द्रक्षा और प्रतिभा कि इन दिनों बड़ी पूछ थी, सबसे ज्यादा तो प्रतिभा की, क्योंकि बाकी लड़कियां नृत्य और गायन में तो निपुण थी, किंतु अभिनय के क्षेत्र में कोरी। प्रतिभा की खासियत थी कि वह ट्रेजिक और कॉमिक दोनों भूमिकाएं निभा सकती थी, लिहाजा उसे एक ही शाम 2 ड्रामों में अभिनय करना था। उससे पहले दिन एकल नृत्य का आइटम तो था ही। कवि मोहन ने कहा, इतने आइटम की तैयारी करेगी तो बेटा तेरा वक्त बहुत खराब होगा, थक जाएगी अलग। पापा आपको पढ़ाई की फिक्र हो रही है ना, मैं परीक्षा में फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। दैट्स अ प्रॉमिस। सोशल गैदरिंग में सब लड़के लड़कियां लगे हुए हैं, मैं पीछे नहीं हट सकती। जीएम सिंस के नाटक ऑल माय सन्स में प्रतिभा ने माँ का किरदार निभाया, कुछ इस अंदाज में कि उसकी मार्मिकता ने हर दर्शक को हिला दिया। अंतिम दृश्य में माँ का संवाद था, चले गए सब के सब चले गए, 6 बेटे पैदा किए, 6 चले गए। अब जाकर मैं सोऊंगी, चैन से सोऊंगी। जिस दिन ब्याई आई एक दिन भी नहीं सोई, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए जीवन प्रार्थना में बीता। आज इसकी पूजा, कल उसका उपवास, सब चले गए। लाख तूफान आए, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब मैं बेफिक्र पैर फैला करके सोऊंगी। प्रतिभा की आवाज का उतार चढ़ाव, संवाद के बीच की उदास चुप्पी, खंड की थर्राहट, इस सब के ऊपर उसकी थकी हारी चाल, सब मिलकर एक मछुआरी माँ का व्यक्तित्व ऐसा बयान कर रही थी कि कोई कह नहीं सकता यह भूमिका कुल 18 साल की लड़की द्वारा अभिनीत हुई। ठीक इसके बाद प्रतिभा को एक हास्य नाटिका में भूमिका करनी थी। शादी का या ढकोसला की नायिका के रोल में उसे पुरुष पात्रों की खबर लेनी थी, पिछले नाटक का एकदम विलोम यह आइटम, लेकिन प्रतिभा ने इससे भी अच्छा अभिनय किया इसमें। अब आया वार्षिक उत्सव का आखिरी चरण, पुरस्कार वितरण समारोह। जैसी अपेक्षा थी प्रतिभा को सर्वाधिक इनाम मिले। डिबेट, गायन, अभिनय में उसे प्रथम पुरस्कार मिला। कॉलेज की सर्वाधिक छात्रा का मेडल भी उसे प्रदान किया गया। नित्य प्रतियोगिता में वह द्वितीय आई, उसमें वैजयंती उर्फ वैजू को प्रथम पुरस्कार मिला। टेबल टेनिस शील्ड भी प्रतिभा की वजह से ही जीती गई, उसको विशेष पुरस्कार मिला। प्रतिभा ने मुख्य अतिथि के हाथ से अपने ही अंदाज में पुरस्कार ग्रहण किए। बार बार अपनी जगह से मंच तक जाना उसे कबूल नहीं, वह वहीं खड़ी रही विंग्स में। एक भक्त छात्र को अपने इनाम पकड़ाती, वहीं से निकलकर वह मुख्य अतिथि से पुरस्कार लेती और फिर वहीं खड़ी हो जाती। लेने की अदा ऐसी जैसे वह पुरस्कार नहीं ले रही हो, दे रही हो। मनीषा भी बैठी थी ताली बजाने वाले में। जितनी बार प्रतिभा का नाम बुलाया जाता, मनीषा को लगता वह लंबी होती जा रही है। इच्छा तो हो रही थी कि सीट पर खड़ी होकर ताली बजाए। जलसे के बाद दोनों बहनें घर लौट चली। कॉलेज घर से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ इनाम प्रतिभा ने पकड़ रखे थे, कुछ मनीषा ने। मनीषा को लग रहा था जैसे कि सभी उसी ने जीते हों। आखिर वही तो याद करवाती थी दीदी को उसकी डिबेट की स्पीच और ड्रामों के डायलॉग, चाहे कांट और हिगेल की सैद्धांतिक और या चाहे ध्रुव सामनी के संवाद। सब प्रतिभा का कंठस्थ करने का तरीका यह था कि वह बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट जाती और मनीषा से कहती, हाँ मुन्नी पढ़कर सुना। मनीषा को इस काम में बहुत बड़ा मजा आता। यह आदत प्रतिभा में पापा से आई थी। कवि मोहन को भी सुने हुए शब्द तुरंत याद हो जाते, इसलिए वह अपने आप को वॉकिंग रेडियो कहता। आजकल उसने घर में एक नया शब्द स्थापित किया था, वॉकी टॉकी। शाम को सैर को वह कहता, इंदु वॉकी टॉकी पर चलना है तो चलो। रास्ते में कभी कोई प्रतिभा को मुबारकबाद दे रहा था कि तभी 4 लड़कों के एक ग्रुप ने आकर उसे बधाई दी। फिर उनमें से एक ठिगने मोटे लड़के ने कहा, मिस अग्रवाल, हम लोगों में एक शर्त लगी है कि राज कक्कड़ का कहना है कि यह लड़की जो आपके साथ है आपकी बहन है, और मेरा कहना है ऐसा हो नहीं सकता। बकवास करना राज की पुरानी आदत है, वह आपकी कामयाबी से जल रहा है, इसलिए ऐसे घटिया बात कह रहा है। मुझे पता है कि जरा भी सच नहीं है, पर हम सब आपसे सुनना चाहते हैं। हम लोगों में आइसक्रीम की शर्त लगी है। प्रतिभा ने निहायत ही लापरवाही से कहा, इसमें कौन सी शर्त की बात है, ये मेरी बहन मनीषा है। लड़कों के मुख खुले के खुले रह गए। जैसे टकटकी लगाकर मनीषा को देखा, वे चिड़ियाघर के में बच्चे जैबरा देख रहे हैं। राज कक्कड़ ने सुरमा अंदाज में कहा, देखा मेरी खबर गलत नहीं थी। तो ये क्या आपकी सगी बहन है मिस अग्रवाल? हाँ बाबा सगी है, प्रतिभा ने हंसते हुए कहा। एक ही माँ की? हाँ बाबा, एक ही माँ की और एक ही पिता की भी।
मनीषा की सूरत रोनी हो आई। इतने बेहुदा लड़के हैं, ऐसे भद्दे मजाक करते हैं। यह क्या शर्त लगाने की बात है? इतनी बार दीदी के साथ कॉलेज आ चुकी है, बहन नहीं तो क्या चपरासीन है। घर पहुंचकर मनीषा ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर रुलाई एक अंधड़ की तरह मन में घुमड़ रही थी। किसी को उसकी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। कोई प्रतिभा की पीठ ठोक रहा था तो कोई उसका मुंह चूम रहा था। पापा ने सगर्व दीदी से कहा, यू आर माई ब्रेनी डॉटर, शाबाश। रात जब मनीषा अपने बिस्तर पर लेटी, इतनी देर की रुकी हुई रुलाई फूट पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्यों रो रही है, किंतु आंसू थे, बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई। मनीषा दबे पांव उठकर गुसल खाने में गई। वहां लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। नहीं, इतना तो बुरा नहीं कि बर्दाश्त ना हो। बाल उसकी दीदी से लंबे और मुलायम है, त्वचा भी उसकी चमक रही है। फिर उन लड़कों ने क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं? फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी की भी तो क्यों? तो क्या दीदी डांट नहीं सकती थी? देखो, ये मेरी छोटी बहन है और छोटी बहन का तुम अपमान नहीं कर सकते। मनीषा क्या करे? अपनी दीदी की बहन लगे, क्या गले में पट्टा लटका ले या क्या करे? मनीषा की इसी तिलमिलाहट में याद आया कि उस लाल लहंगे के कारण जिसके कारण उसे मां से मार पड़ी थी। दीदी को टाउन हॉल में एकल नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना था। उसके लिए लाल लहंगा, ब्लाउज और चुनर बनवाई गई। प्रतियोगिता वाले दिन प्रतिभा बाजार गई लाल चुटीला और झूमर खरीदने। पीछे से दर्जी ने आकर पोशाक दी। नई लाल पोशाक मनीषा को इतनी भाई कि उससे रहा न गया। उसने चाबी चाब में अपनी फ्रॉक उतारकर लहंगा ओढ़नी पहन ली। बाकायदा सिर ढककर वह माथे पर टिकली लगा ही रही थी कि दीदी वापस। मनीषा को काटो तो खून नहीं। हे भगवान, दीदी ने देख लिया, अब क्या होगा? दीदी का पारा गर्म हो गया। तूने मेरी पोशाक खराब कर दी, बता अब मैं क्या पहनूं? दीदी खराब नहीं है, मैं उतार देती हूँ। अब मैं यह नहीं पहन सकती, पोशाक गंदी हो गई। मम्मी ने प्रतिभा से कुछ नहीं कहा, बस मुन्नी की धुनाई कर दी। साथ में अपनी भड़ास शब्दों में निकाली, जन्मी थी औलाद, तू पैदा होती मर क्यों नहीं गई? सब मथुरा वालों की देहाती आदतें पाई हैं, इसमें किसी की भी लत्ते लटका लेना, किसी की भी चप्पल पहन लेना। तेरी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहन के कपड़ों में हाथ लगाने की, बेवकूफ। मनीषा हफ्तों सोचती रह गई कि क्या पोशाक इतनी जल्दी इतनी गंदी हो गई कि दीदी का डांस बिगड़ गया, उसे पुरस्कार नहीं मिला और घर लौटते हुए उसकी एक पायल भी खो गई। तब से मनीषा ने तय किया कि दीदी का कोई कपड़ा नहीं छूना, यहाँ तक कि रुमाल भी नहीं। दीदी को दुखी नहीं करना है बस। मनीषा को अजीब यह लगता कि सिर्फ उसे और पापा को मथुरा वाला कहा जाता है। मम्मी कभी दीदी और अपने को मथुरा वाली नहीं कहती। वे मथुरा के स्थानवाचक संज्ञा की बजाय गुणवाचक विशेषण बना देती। कभी पापा चाय में अतिरिक्त चीनी की मांग कर बैठते तो मम्मी उनकी चाय में आधा चम्मच चीनी डालकर मिलाते हुए कहती, रहे तो मथुरा वाले ही ना, कितनी भी चीनी डाल दो चाय फीकी ही लगेगी। किसी दिन मनीषा बालों में तेल नहीं लगाती तो उसके बाल बिखरे बिखरे लगते। मम्मी कहती, क्या भग्गो भूतनी जैसी शक्ल बना रखी है, मेज पर तेल की शीशी भरी रखी है, पर नहीं, इसे तो मथुरा वाली देहातीनों की तरह ही रहना है। पापा छेड़ते, तुम नहीं हो मथुरा वाली? ना बाबा, मैं ठहरी फ्रंटियर पंजाब की, मैंने तो शादी के बाद पहली बार तुम्हारी मथुरा देखी थी। तुम्हें मथुरा याद नहीं आती? जरा भी नहीं। मथुरा जेल थी, जेल, बड़ी चक्की चलाई, बड़े पापड़ बेले, और रहती तो मर जाती। कैसे मर जाती? अरे जमुना जी में छलांग मार देती, पता है। एक बार तो दुखी होकर गई भी थी, पर उस दिन पानी बड़ा गंदा था और वहां नंगे मोटे पंडे लोग नहा रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं मर गई तो ये पंडे मुझे पानी में से निकालेंगे। मुझे बड़ी घिन आने लगी, सो वापस आ गई। तब तो भगवान पंडों को और मोटा करे, पंडे और भी नंगे रहा करे ताकि औरतें मरने ना जाए। तुम्हें हंसी लग रही है? मेरी जान पर बनी थी। हुआ क्या था? बस अब याद ना दिलाओ। कोई एक बात हो तो बताऊं। कभी कोई डर रहा है, कभी कोई डर रहा है। करने वाली एक और हुक्म चलाने वाले चार चार। अब कवि की विनोद प्रेरणा भी जवाब दे जाती। कहता, इंदु तुम्हारे साथ तो यही मुश्किल है, तुम रिश्तों की इज्जत करना नहीं जानती। मेरी माँ एक पैर से लाचार, ऊपर से डायबिटीज की मरीज, क्या हो गया अगर वहां काम कर दिया? टांग की कमी वे जुबान से पूरी कर लेती हैं। मीठे की तो इतनी चीटा, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। बेचैनी में कवि सिगरेट फूकने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा देता। वह रात को जाग जाकर सिगरेट पीता। सोचता वह अपने घर, अपने शहर से कितनी दूर निकल आया है। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी दूर बैठकर उसे न पिता पर क्रोध आता और न मां पर। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इंदु ने अपने बाल कटवाना, ताश खेलना, मेकअप करना और पड़ोसियों से गप गोष्ठी करना तो सहज ही अपना लिया, पर अपने जीवन साथी का मनोविज्ञान समझना जरूरी नहीं समझा। जब दफ्तर से आकर कवि उसे बताना चाहता कि उसने समस्त मराठी कार्यक्रमों के बीच हिंदी का 1 घंटे का प्रसारण मंत्रालय से मंजूर करवाया, तो इंदु को उसकी सफलता का कोई स्पंदन ही नहीं होता।
वर्षों पति से अलग रहकर उसका स्वतंत्र मानसिक संसार बन चुका था। जितना आनंद उसे अपनी पड़ोसिनों में आता, उतना पति के सानिध्य में नहीं। कवि के दफ्तर चले जाने के बाद वह पहले 1-1.5 घंटे खुरपी लेकर अपनी क्यारियों में व्यस्त हो जाती। घर के पिछवाड़े कच्ची जमीन थी, जहां इंदु ने 5 लंबी क्यारियां तैयार की थी। सेम, मेथी, धनिया, पुदीना, टमाटर और करेले सबके पौधे उसने लगा रखे थे। अहाते की पिछली दीवार पर लौकी और तुरई की बेलें चढ़ी थी। इंदु को पौधों के बीच वक्त गुजारना अच्छा लगता। उन क्यारियों में इतनी तरकारियां पैदा हो जाती कि घर में केवल आलू, अरबी, अदरक जैसी सब्जियां ही बाजार से लानी पड़ती। अपनी उगाई तरकारियां इंदु अड़ोस पड़ोस में भी बांटती। घर की उगी तरकारियां इतनी कच्ची और कोमल होती कि मिनटों में पक जाती। स्नान के बाद अच्छी तरह से तैयार होकर इंदु का मेल मिलाप का कार्यक्रम शुरू होता। बगल वाले बंगले की मिसेज कुमार, 7 नंबर 19 नंबर की महिलाएं या तो किसी एक के पैर घर में बैठकर बातें करती या सब नीचे आहते में इकट्ठी हो जाती। काफी देर तक यह कार्यक्रम चलता। उनका मेकअप भी एक समान होता और उनकी बातें भी उबाऊ और एक रस। पति की अफसरी जताने के लिए एक ऐसे कहती, हमारे साहब तो नाश्ते में टोस्ट खाते हैं, परांठे से तो उन्हें बड़ी चिढ़ है। और दूसरी, हमारे साहब तो हमारे बिना टूर पर जाते ही नहीं है। इंदु भी पीछे नहीं रहती और कहती, हमारे साहब की कविताओं की तो दुनिया में धूम है। रेडियो पर जो तुम सब सुनती हो उन्हीं की मर्जी से तो बजाया जाता है। दोपहर में मनीषा बदस्तूर स्कूल से लौटती तो पाती माँ की आंख लग गई है। उसका मन होता माँ उठकर उसे थाली परोस कर दे, लेकिन इंदु शाम 4 बजे उठती, जब प्रतिभा का कॉलेज से आने का वक्त होता। तब उसकी सक्रियता देखने लायक होती। एक तरफ बेबी के लिए थाली परोसी जाती, दूसरी तरफ चाय चढ़ाई जाती। कटोरदान में से मट्ठी और मर्तबान से अचार निकाला जाता। वे तीनों मिलकर चाय पीते। थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद प्रतिभा हाथ मुंह धोकर सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज पहन नृत्य भारती के लिए तैयार हो जाती। कभी इंदु कहती, बहुत थकी हो आज ना। प्रतिभा कहती, नहीं मम्मी, मुझे तो आचार्य जी से मिलकर बड़ी कलाकार बनना है, तुम देखती जाओ। कभी कभी इंदु मनीषा पर किचकिचाती, अपनी बहन को देख कितनी मेहनत करती है, पढ़ाई क्या, डिबेट क्या, डांस क्या, सब में आगे, तेरी इच्छा नहीं होती कुछ। मनीषा मुंह लटका लेती, फर्स्ट तो मैं भी आती हूँ, इसमें क्या है, कोई हुनर भी तो हो, लड़की की जात 100 कलाएं सीखनी पड़ती है। मनीषा मुंह फट हो जाती, आपने कितनी सीखी है मम्मी। इंदु मुंह बनाती, मुझे कभी आज़ादी ही नहीं मिली, ना यहाँ ना घर पर ना मायके, अपने भागो सरा, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, पढ़ने और खेलने के सिवा कोई और काम नहीं है। मनीषा कहती, दीदी की तरह ताता थैया तो मैं कभी ना करूं, और वह पक्का गाना, बाप रे बाप, कभी ना गाऊं।